नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में जी दोबारा बोलते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास में हम आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हैं आज कि काफी बच्चों का एक रिवीजन का डिमांड था। फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करिए ना, हम लोग कुछ नए स्टूडेंट हैं तो हमको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है यदि आप न्यूमेरिकल आज चालू करते हैं। तो उससे अच्छा एक काम करिए, थोड़ा सा आप रिवीजन ले लीजिए इस चैप्टर का। तो हमारा भी क्या है, इस चैप्टर में एक नए बच्चों के लिए वो एक तरह की पढ़ाई हो जाएगी और पुराने बच्चों के लिए वो एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। सो ये बात ध्यान रखते हुए थोड़ी सी मैं रिवीजन करा देता हूं। बताइए आप लोग एग्री हैं कि नहीं? साउंड नहीं आ रही है? देखो एक बार ट्राई करो। साउंड आ रही है ना बेटा सबको? धर्मेंद्र, भूवी आ रही है, ठीक है। मैं एक बात पूछ रहा था, क्या एक छोटा सा रिवीजन करा दूं ताकि आप सबको याद भी आ जाए पूरी बातें, और फिर उसके बाद इस चैप्टर को एक जो भी चीजें बची होगी उनको कराने के बाद ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 2 चालू कर देते हैं। तो चैप्टर 2 में सब खुश रहेंगे, फिर कोई बात नहीं होगी। और जो चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं जो बच्चे, वो पूरा का पूरा चैप्टर 1 पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो थोड़ी सी बात देखें, मैं एक एक पॉइंट्स को लेते हुए चलते जाऊंगा, फटाफट खत्म कर देते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने सारे बच्चों को एक बात बोला था कि भाई एक काम तो जरूर कर लीजिएगा यार, 400 पेज की एक कॉपी रख लीजिएगा, है ना? बस इतना ध्यान रखना। अच्छा, अब देखेंगे इस चैप्टर में जो कोर्स है वो ये है बस। और ये कोर्स आप सब ध्यान रखिएगा, कोर्स में ये चीजें हैं क्या क्या, पॉज करके एक बार देख लीजिएगा कभी भी। ठोस अवस्था, ठोस के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, द्विविमीय त्रिविमीय जालक में इकाई कोशिकाएं और उनके परमाणुओं की संख्या, यानी कि यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा है कि त्रिविम और द्विविम जालक क्या है और उसमें इकाई सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है और उनमें परमाणुओं की संख्या क्या होती है। फिर लिखा है इकाई कोशिकाएं, इकाई कोशिका का घनत्व यानी कि यूनिट सेल डेंसिटी आपका है, यूनिट सेल क्या है और यूनिट सेल डेंसिटी क्या है। फिर आता है ठोसों में संकुलन यानी कि ठोसों में क्लोज पैकिंग। फिर रिक्तिकाएं, वॉइड्स, बिंदु त्रुटियां यानी कि क्या बोलते पॉइंट डिफेक्ट्स। फिर विद्युतीय चुंबकीय गुण और है धात्विक चालकता और अर्धचालक एन टाइप, पी टाइप। ये सारी बातें हमने, वैसे पूरी बातें हमने पढ़ ली हैं। एक क्लोजिंग डेट बस बचा हुआ है, लेकिन अब छोटा सा रिवीजन हम कर ले हैं। जितनी बातें हो सकेगी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। बाकी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, सारे बच्चों को पता है। फिलहाल अब देखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे की बातें। आगे की बातों में यह है कि भाई सबसे बड़ी जो छोटी सी एक चैलेंज रहता है, हम जिसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, वो है ठोस अवस्था। और सवाल ये कि भाई ठोस अवस्था होता क्या है? ठोस अवस्था में जाने से पहले, और किस चीज की ठोस अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस किस चीज के लिए कहते हैं, तो हम ये समझेंगे ठोस द्रव गैस जो है, पहली बात तो पदार्थ के बारे में बात करते हैं। मैटर क्या चीज है? हम जानते हैं कि एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है तथा एक मास होता है जिस चीज में, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, वह वस्तु या वह चीज जिसका कोई आयतन होता है, कुछ स्थान ग्रहण करती है, और जिसका कोई द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपने इन ज्ञान इंद्रियों के से उनको महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को पदार्थ कहते हैं। यहां पर बात होगी क्या चीज? मैटर, यानी पदार्थ की बात हो रही है। पदार्थ किसे कहा जाए? पदार्थ किसे कहा जाए? मैटर किसको कहा जाए? तो यहां पर इसी बात को लेकर चला जाता है, जो स्पेस रखती है और जिसका कोई मास होता है, द्रव्यमान होता है, वह जो स्थान घेरता है और जिसका कोई आयतन होता है, जो स्थान घेरता है, तथा जिसका कोई द्रव्यमान होता है, मास होता है, वह पदार्थ है। अब चलते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते जाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा, सिंपल, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस में एक जो महत्वपूर्ण जो अंतर होता है उनके कणों के अंदर होता है। यानी कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिनको हम उन कणों को कहते हैं, कण को इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल्स, कण। कण को कहा जाता है, यहां पर कण क्या हो सकते हैं? वो परमाणु हो सकता है, यानी कि एटम हो सकता है,
अणु होगा, अणु को क्या कहते हो, मॉलिक्यूल कहते हो, और आयन हो सकता है। तो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है वो कण। तो वो कण जो है वो एक दूसरे के साथ आकर्षण में नहीं है, तब वो गैस है। एक दूसरे के साथ आकर्षण में है, परंतु इतना अधिक आकर्षण या अट्रैक्शन फोर्स नहीं है कि वो एक जगह पर स्थिर हो जाए। उनमें है लेकिन वो गतिमान है, तब ये क्या चीज है, लिक्विड है। लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ा होगा और उसके बाद वो हिल डुल नहीं सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, तब वो ठोस होगा। तो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हमने देखा। ठीक है, अब इनकी क्या खास बात होगी, इनके बारे में छोटी सी जानकारी यहां पर रखते हैं। चलिए, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस क्या होगा, आयतन इसका निश्चित होगा। ठोस का आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। द्रव का क्या होगा, आयतन इसका भी निश्चित होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, एक निश्चित ताप। और यहां पर ये जो गैस का आयतन है वही अनिश्चित हो जाती है, ये चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज होता है टेम्परेचर चेंज करने या दाब चेंज करने में, तो ये अनिश्चित हो जाता है। कैसा होगा, ये अनिश्चित होगा, ये अनिश्चित होता है। फिर बात होता है आकार की, बात करते हैं, तो इसका आकार निश्चित होगा, लेकिन इन दोनों का आकार अनिश्चित होगा, डेफिनेट नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। जिस पात्र में रखोगे उसी पात्र की आकृति ग्रहण कर लेती है, उसकी आकार। फिर बात होता है अंतराकाश, अंतराणु बल, यानी अणुओं की मध्य लगने वाला बल, ये सबसे उच्च होगा, प्रबल होगा। ये मध्यम होगा, यानी कि दोनों के बीच का मॉडरेट होगा, मध्यम। और यहां पर ये बहुत कम होगा, दुर्बल होगा, कम या दुर्बल होगा। ठीक है, इस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं सॉलिड स्टेट क्या है, हमको क्लियर हो चुका है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। आकार आयतन निश्चित होता है, जबकि और उनके अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो प्रबल होता है, वो एक ठोस कहलाता है। बिल्कुल फास्ट रिवीजन करा रहे बेटा, थोड़ा सा देख लें, थोड़ी सी ध्यान रखें, ये चीजें जरूरी है। शुरुआत की चीजों को थोड़ा सा हमें समझ लेना है, ये बहुत जरूरी होता है। फिर हम ठोस में पढ़ेंगे क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस, ठोस 2 प्रकार का होगा, क्रिस्टली ठोस, अक्रिस्टली ठोस, यानी कि यहां पर हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टली ठोस जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टली ठोस को कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। देखिए, इसमें क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, जो उनके अवयवी कण होते हैं, जिसको हमने कहा था अणु, परमाणु या आयन कहा था, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक फिक्स ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम होता है। उनके कण अगर इस तरह से जुड़े हुए हैं तो एक फिक्स क्रम होगा, ये रेगुलर वही एक क्रम को, ऑर्डर को बनाए रखेगा। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कैसा होता है, फिक्स होता है। लेकिन अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है कि वो जो क्रम है वो कहीं एक निश्चित क्रम में जाने के बाद वो चेंज हो जाती है, यानी कि शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, या निश्चित रूप से इसका कण व्यवस्थित नहीं होता है। इसका गलनांक, क्वथनांक, गलनांक जो होता है वो स्पष्ट होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है, जबकि इसका गलनांक स्पष्ट नहीं होता है। मतलब ये एक खास टेम्परेचर से ऊपर हुआ तो वो लिक्विड हो जाएगा, लेकिन उस खास टेम्परेचर से नीचे हुआ तो वो ठोस होगा, और उस टेम्परेचर पर वो साम्यावस्था बना रखती है। तो ये होता है गलनांक, जबकि इसका फिक्स नहीं होता है, ये पहले पिघलना, नरम होना शुरू होता है, फिर एक समय बाद आता है, तब वो जाकर के वो ठोस या द्रव में परिवर्तित होता है। इसका फिक्स गलनांक नहीं होता, यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये विषम दैशिक होते हैं।
विभिन्न दिशाओं से अगर इसमें प्रकाश या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित किया जाए तो वो प्रमाण जो होता है, निर्गत है, वो अलग अलग दिखाई देती है, जबकि इसमें समान दिखाई देती है, समदैशिक होता है। शीतलन वक्र इसका असंतत होता है, यानी कि जब इसको ठंडा किया जाता है तो ये इसका जो ग्राफ होता है इस तरह से इरेगुलर होता है, जबकि इसका जो ग्राफ होता है रेगुलर होता है। समय के साथ ये समान रूप से टेम्परेचर में कमी आने लगती है इसकी। वास्तविक ठोस है ये, जबकि ये अतिशीतित द्रव है। ये रियल सॉलिड या ट्रू सॉलिड कहलाता है, जबकि ये रियल सॉलिड नहीं कहलाता है। इसे कहा जाता है कि ये अतिशीतित द्रव है, यानी हमारा टेम्परेचर इसके लिए एक ऐसा टेम्परेचर है कि सॉलिड स्टेट में हो सकता है। यानी ये अवस्था में वो लिक्विड है, लेकिन इतना हार्ड लिक्विड है कि ये इस अवस्था को वो लिक्विड फॉर्म में ही माना जाता है, यानी कि वो मूल रूप से वो क्रिस्टल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से इसको अक्रिस्टल माना जाता है। अक्रिस्टल अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसमें कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। एग्जाम्पल है कांच, रबर, क्या बोलते हैं, चारकोल, ये सब इसके एग्जाम्पल में आएंगे। लेकिन इसमें तो क्रिस्टल का तो रेंज बहुत है भाई, सॉलिड में, है ना। नमक है, शक्कर है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, तो दुनिया भर का जो जितने भी आप क्रिस्टल्स पढ़ेंगे वो सब इसी में अंदर आएगा। जितने भी आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे सब इसके अंदर आ जाएगा। तो एक क्रिस्टल बनाती है। चलिए, तो यहां पर बात हो गई। हाँ, CO2 एक क्रिस्टल है बेटा। CO2 सॉलिड स्टेट में एक क्रिस्टल है ना, याद रखना। CO2 के बारे में एक बच्चे ने लिखा है, अनिल साहू ने। तो CO2 जो क्या चीज है, एक नॉर्मल तो गैस है, पर वो है कम टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर उसको कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में परिवर्तित कर ली जाती है। उसको शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। तो ये आप इसमें एक बार देख ले सकते हैं इसमें। फिर इसके बाद हम चलते हैं, पूरी बातें हमने, हाँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस शब्द को कहेंगे? बस इतना ध्यान रखना, मैंने कहा ना, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, इनको हम कहेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। किसी के लिए परमाणु हो सकता है, जैसे कि अगर मैंने बोला ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? कार्बन होगा। यहां पर मॉलिक्यूल की बात है, मैंने कभी कहा था सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें मॉलिक्यूल होगा CO2, ये मॉलिक्यूल है। आयन, रॉक सॉल्ट में, नमक में, रॉक सॉल्ट यानी नमक, नमक में क्या होगा? Na+ और Cl- आयन होंगे। तो ये अलग अलग पार्ट का एग्जाम्पल हुआ। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉन्डिंग फोर्सेस। यहां पर लिखा है कि बंधों के आधार पर ठोसों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठोस के बंधों के आधार पर, यानी अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य या आयन के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, वो बंध कौन सा टाइप का है, उस बंधों के आधार पर हम यहां पर ठोसों को वर्गीकृत करते हैं। तो यहां पर है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिसमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं। आयनिक सॉलिड, जिसमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड, जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स, यानी कि धात्विक क्रिस्टल या धात्विक सॉलिड, ये इनके जो परमाणु ही होते हैं, यहां पर भी एटम ही होते हैं। तो इसके डिटेल्स थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि टाइम हमारा बच जाए। यहां पर देखेंगे आणविक सॉलिड, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम इनको समझ सकते हैं। आणविक ठोस, आणविक ठोस क्या होगा? वे ठोस जिनके संघटक कण अणु होते हैं और इनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल दुर्बल वांडरवाल बल होता है। एग्जाम्पल में हम सब लिख सकते हैं कि भाई ठोस CO2, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। और इसी तरह से यहां पर आयनिक ठोस में क्या होगा? आयनिक ठोस में संघटक कण धनायन तथा ऋणायन होते हैं। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन होते हैं, कैटायन, एनायन होते हैं। जबकि इसमें लगने वाला बल जो होता है प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो NaCl, CaCl2,
ये सब आएंगे। ससंयोजी ठोस कोवेलेंट सॉलिड, इसके संघटक कण जो है वो परमाणु होते हैं और इनके मध्य लगने वाला बल सहसंयोजी बल होता है। फिर इसके बाद धात्विक बल, अच्छा इसमें एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो भाई, हीरा लिख सकते हो, हीरा है, यानी डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये लिख सकते हो, ठीक है। धात्विक ठोस में कोई भी आप मेटल ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, है ना, एयू, सिल्वर ले लीजिए, प्लेटिनम ले लीजिए, जो भी है, आयरन ले लीजिए, जो भी बहुत सारे भरा पड़ा, तो इनके संघटक कण क्या होंगे, धातु के परमाणु या धनायन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये डूबे हुए होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन 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 फ्री रहता है इसमें। और इस पर अगर मैं सोडियम को लिखूं तो ये सोडियम का धनायन है, तो धनायन पर, इलेक्ट्रॉन पर ये सोडियम यानी धातु का धनायन होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये एग्जांपल इसमें। चलिए, तो इन्हीं के बारे में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। मैं जितनी जरूरत थी मैंने अभी बताया रिवीजन के फॉर्म में, बाकी इसके डिटेल्स हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। पूरा वीडियो एक बार देख लेना बेटा अच्छे से, जो नए बच्चे हैं। हाँ, आपकी डिमांड थी तो मैं ये बातें पढ़ाना शुरू किया मैंने, ठीक है। आज कम से कम वो बच्चे जो बिल्कुल डरे हुए हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो, डरना वो छोड़ दो भाई, बस इतना है कि ये आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए ठोसों में संकुलन यानी क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में क्लोज पैकिंग कैसे? तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है व्यवस्था, अरेंजमेंट। सॉलिड में आप ये जानते हो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। तो वो निश्चित ऑर्डर में अरेंजमेंट है क्या? ये अरेंजमेंट जिस तरह से होता है, व्यवस्थित जिस तरह से होता है, इसी व्यवस्था को हम यहां पर कहते हैं ठोसों में संकुलन। ठोसों में संकुलन जब आप कर रहे हो तो कैसे संकुलित हो सकता है, कैसे अरेंज हो सकता है, इनको अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ी सी बात देखें। जो क्लोज पैकिंग है मूल रूप से दो प्रकार का आप देखने को मिलेगा आपको। एक मिलेगा 2D क्लोज पैकिंग और एक मिलेगा 3D। ये 2D क्लोज पैकिंग यानी कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और दूसरा मिलता है 3D क्लोज पैकिंग यानी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। त्रिविम में सभी दिशाओं में फैला हुआ और ये एक प्लेन में रखा हुआ। तो यहां पर अगर हम 2D में जा रहे हैं तो इसको कहते हैं द्विविमीय क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? संकुलन कहते हैं, यानी कि निबिड संकुलन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहता है निबिड संकुलन, एक ही मतलब है। निबिड शब्द का एक और शब्द लिया गया है बंध, बंध संकुलन। इंग्लिश में तो लिखा है बंध संकुलन, बंध यानी क्लोज। ये देखो क्लोज पैकिंग यानी कि जमावट है कणों का, और ये चीज बस जानना बहुत जरूरी होता है। इसको एक शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको। ये जो है 2D वाला है, दो प्रकार का होगा। एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर का सीधा सा मतलब है ये स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है इसका डिटेल बताऊंगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल मतलब इस तरह से कण अरेंज होंगे हेक्सागोनल टाइप में, और ये कैसे होंगे ये डिटेल करने वाला हूं। और एक होता है यहां पर 3D में, 3D में भी हेक्सागोनल होता है। ये देखो HCP है तो HCP, और यहां पर CCP। इसको AB क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, इस तरह से, या ABA क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, इस तरह से ABA क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। लेकिन इसको कहा जाता है ABC क्लोज पैकिंग, ठीक है, इस तरह से। ये इसमें क्या होता है 3D में अरेंजमेंट होता है। 3D में अरेंजमेंट होने का मतलब क्या हुआ? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोला गया। हेक्सागोनल मतलब 6 फलक वाला, और ये 6 फलक वाले का क्लोज पैकिंग का मतलब यहां पर कुछ स्पेशल होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। 3D में है, इस तरह का क्लोज पैकिंग देखने को मिलेगा। इसको मैं डिटेल करने वाला हूं, अभी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा फिर। ये इस तरह से, और ये क्यूबिक है। क्यूबिक मतलब इस तरह का क्यूब बनाएगा, क्यूब जिसको घन कहते हो, घन का। अब ये तो एकदम हल्का फुल्की बात हुई, लेकिन असल पढ़ाई क्या है वो अपन जरा समझते हैं। असल रूप से ये नहीं है जो दिख रहा है वही होना है, परंतु ये किस तरह से अरेंज है उसको हमको देखना है।
जो बच्चे पढ़ लिए उनके लिए कुछ नई बातें नजर आ रही होंगी और यही नई बातें खासतौर पे हमें समझना है। तो फिलहाल ये चीज अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है सीसीपी, नहीं एससीपी। सबसे पहला एससीपी। एससीपी यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो भाई, इसको इस तरह कुछ समझें कि ये एक गोला है, एक परमाणु है, और वो किस तरह से अरेंज हो रहा है। देखिए, 1 2 3 4 इस तरह से एक अरेंजमेंट देखते जाइएगा। फिर ये जो अरेंजमेंट है इसमें आपने देखा कि इस तरह से एक लाइन में जम गया है, इस लाइन में जमा हुआ है, और यही जो है ये देखिएगा ये ऐसे जम गया। देख रहे हैं? या फिर ऐसे जमावट आ जाएगी, दो तरह से हो सकता है। तो ये अभी मैं जो बता रहा हूं वो कौन सा टाइप का है? ऐसे टाइप का है। ये गोले इस तरह से रखे हुए हैं, एक लाइन में भी रखे और इस लाइन में भी रखा गया, ये देखिएगा। फिर इसी तरह से रखा गया, देखिए। तो और क्या हो सकते हैं दूसरी तरह का? ऐसे, और कैसे रखा जा सकता है? ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये जमावट दो तरह से देखने को मिला कि गोले जब जो आते हैं वो अपनी गोलियों को आप इस तरह से जमा सकते हो, तो आप क्या देख रहे हो जरा ध्यान से देखो। दो तरह का आप व्यवस्था कर सकते हो, दोनों व्यवस्थाओं में जो भी व्यवस्था आपको लगती है, गोलियों, कैरम की गोली है, फुटबॉल है। संगठक कण एक शब्द जब आप सुनते हैं, छोटे छोटे कण ऐसे जमे हो तो दिमाग में कुछ आते नहीं है। तो मैं इसकी जगह हर बच्चे को कहता हूं, भाई आप इस तरह मत सोचो, इस तरह सोचो कि बड़ा बड़ा फुटबॉल है, उसको आप खेल रहे हो, उसके साथ अरेंज कर रहे हो, व्यवस्थित कर रहे हो। ये दो तरह से आप जमा सकते हैं उन बॉलों को, फुटबॉल को, एक प्लेन में, एक प्लेन जगह पर अपने टेबल में। ये दो तरह से। पहले वाले को अगर ध्यान से समझो तो कैसे वो अरेंज है उनको समझें थोड़ा सा। पहले वाले में देखो कि हर एक गोले को अन्य चार गोला स्पर्श कर रही है। देखो, एक को 1 2 3 4, इसको भी देखो तो चार ही, हर किसी को चार ने व्यवस्था क्या करा है, वो घेरा हुआ है, टच कर रहा है। तो देखो, इसको चार ने, इन चार ने घेरा हुआ है। तो उनके जो पड़ोसी जो चार कण हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसके पड़ोसी चार कण हैं, उनके सेंटर को मैंने पॉइंट आउट किया इस तरह से, और फिर मैंने इसको इस तरह से मिला दिया। देखो क्या मिल गया, 1 2 3 4 जो पार्टिकल है, जो कण है, वो उनके केंद्र बिंदुओं को मिला दिया। तो जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो कैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है स्क्वायर। तो इसके लिए बोला जाता है स्क्वायर, यानी कि वर्ग। तो वर्ग संकुलन इसीलिए कहा जाता है। तो ये 2D में हम दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ कि किसी एक को आपने चुन लिया और देखो कि एक ये वाला स्पर्श कर रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इनके केंद्र बिंदुओं को अगर आपने मिलाया इस तरह से, तो देखो क्या मिलने वाला है। ये लीजिए, ये लीजिए, 6 कणों से घिरा हुआ है। हर एक जो है 6, ये जो बीच वाला है वो 6 कणों से घिरा हुआ है। और इस तरह से आप देखो एक से हेक्सागोनल बन गया है, षटकोण बन गया है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर को बोलेंगे हेक्सागोन बन गया। हेक्सागोन से हेक्सागोनल हो गया स्ट्रक्चर, तो क्या कहेंगे? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहां पर एक शब्द पे ध्यान देना बेटा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो या चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, इस बात पे ध्यान देना कि अक्सर जो क्वेश्चन इस बेस पर भी रहता है कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, समन्वय संख्या कितनी होगी।
तो समन्वय संख्या होता है किसी भी एक कण को कितने कणों ने घेरा हुआ है। तो एक कण को यहां पर 4 ने घेरा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 हुआ। एक कण को यहां पर, हर एक कण को 6 ने घेरा हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, और यहां पर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। ये छोटी छोटी बातें हमें समझना था, ये हमारे पास है। अब उसको हमने डिफाइन करना है, समझाना है कि भाई इसको परिभाषित करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है साफ साफ तौर पे, आप जैसा चाहें आप इसको कर सकते हैं। बस इतना है कि इतना कहा जा सकता है कि हर एक गोले को अन्य 4 गोले घेरती है। मतलब गोले इस तरह से या परमाणु इस तरह से अरेंज है कि हर एक कण को, कण भी बोल सकते हो, अच्छा वर्ड है, हर एक कण को अन्य 4 कण स्पर्श करती है। इस तरह घेरे होती कि अन्य 4 कण स्पर्श करती है। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वर्ग संकुलन, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको समन्वय संख्या कहते हैं, वो 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ये अब इसके गोले तो आप वैसे ही बना सकते हैं बैठे बैठे भाई, ऐसे किसी का फिगर बनाना एकदम बाएं हाथ का काम होना चाहिए। इस तरह से पकड़िए और बनाना शुरू करिए। इस तरह से आप बिल्कुल अपने नोट्स बनाते समय उसमें फिगर जरूर बनाइएगा, पिक्चर, चित्र जरूर बनाइएगा, ताकि आपको एक बेहतर समझ पैदा हो सके। हर एक को 4 कणों ने घेरा हुआ है, आपने एक जगह स्क्वायर बना के दिखा दिए, हो गया काम खत्म। ठीक है, चलिए। तो ये 2 टाइप का आपने यहां पर दिखाया है, और वो फिगर है। हम आगे बात करते हैं स्क्वायर वर्ग। ये फिर दोबारा इसको अब समझा दिया गया इस तरह से लिख करके। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोन बनता है, और इसमें मैंने अभी बताया आपको कि ये अरेंजमेंट, अब तो यहां पर फटाफट अपनी कॉपी में कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो भाई, सबको समझ में आ गया, सब सीख गए हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं सीखा हो। अब जब एक बात और होता है कि अब हाथ से ऐसे फ्री हैंड बनाएंगे तो थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाएंगी, लेकिन फ्री हैंड ना बनाए। स्केल आता है जिसमें स्टेंसिल बने होते हैं, छोटे छोटे गोले बने होते हैं, वो अलग स्केल रख लो। और हर एक गोले को देखो, किसी एक को मैंने चुना तो इसके साथ उनको स्पर्श करने वाली ये गोले हैं, उनको मैंने मिलाया, तो ये हेक्सागोनल बन गया, हेक्सागोन स्ट्रक्चर बन गया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन गया, षटकोण बन गया, षटकोणी संरचना बन गई। ठीक है, चलिए, हो गया। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या खास है, कुछ चीजें हमें और भी समझने और सीखने की बात आता है। तो इसमें देखें, यहां पर लास्ट में जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको भी ध्यान दीजिएगा कि जब ये वर्ग संकुलन होता है तो गोलों के द्वारा टोटल 52.4% स्थान घेरा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हर एक को 4 ने घेरा हुआ है, स्क्वायर संरचना बन जाती है। ये 3 बातें, हर एक को 4 गोले ने घेरा, एक प्लेन पर होता है, हर एक को 4 ने घेरा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और 52.4% स्थान गोले के द्वारा घेरा जाता है। ये इसमें इतनी बातों को ध्यान रखना है। हेक्सागोनल में आप ध्यान रखोगे क्या चीज, कि एक प्लेन में गोले या कण व्यवस्थित रहते हैं, हर एक को 6 गोले ने घेरा हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और इसमें संकुलन क्षमता यानी कि गोलों के द्वारा 60.4% स्थान घेरा जाता है। ये याद रखिए। तो ये दोनों बातें हुई। फिर आती बातें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें, यहां पर बहुत सारी बातें समझ में आएगी। डबल व्यू में आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, यहां पर इस बात की ध्यान देना, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो ये दिखा रहा है कि एक गोले को एक प्लेन पर 6 गोलों ने घेरा हुआ है। ठीक है, 1 2 इस तरह से, तो क्या हुआ, 6 गोले ने घेरा हुआ है एक बीच वाले को। फिर इसी चीज को अगर थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो आपको कुछ बातें समझ में आने लगेंगी। एक को कितने ने घेरा हुआ है, 6 ने।
छोटा बड़ा हो जाता है यार हाथ से बनाने में। आप बिल्कुल सर्कुलर स्केल जो होता है उसमें बना के देखिएगा। 6, इसमें 6 यहां पर छिद्र नजर आते हैं, गहराई नजर आती है। तो इसके ऊपर 3 गोले रखे जा सकते हैं, यहां पर एक, यहां पर एक और यहां पर एक। और 3 जो छिद्र देखो इस 3 पर रखे, इस पे रखा गया, इसके ऊपर रखा गया ये वाला, इसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका खुद का स्थान घेरता है। ये जो सेंटर है उसमें रखा गया और फिर उसके बाद इस सेंटर में रखा गया। तो इस तरह से आपने देखा 3 गोले ऊपर रख दिए गए। उन्हीं छिद्रों के नीचे 3 छिद्र जो नजर आ रहे हैं ना, उसी जहां पर ये ऊपर वाले गोले रखे हैं उसी के नीचे 3 गोले रख दिए गए हैं। अब यहां पर ये बात समझ में आ रही होगी, ये ग्रीन वाला, यहां पर ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे करके देख रहे हैं हम लोग। तो एक को 6 ने घेरा हुआ है, उसके ऊपर 3 स्थान पर ये 3 गोले रखे गए हैं, ठीक है। और 3 यहां पर देखिए, सेम हेक्सागोनल वाले को पहले बताया इसने। तो यहां पर ये जो 3 गोले हैं, ये 6 गोले हैं, उसके ऊपर 3 गोले आए, 3 खांच पर, 3 छिद्रों पर आए, 3 नीचे और आएंगे जो दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल वैसे ही है। इस तरह से हमने इसको उठा दिया और देखा, देखो तो 3 छिद्रों पर आए, सेम 3 छिद्रों पर ये 3 वाले नीचे आए। इसको कैसे फिगर बनाना है वो आपको बताता हूं। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरे में देखेंगे भाई जो 3 ऊपर रखे गए थे, जिन छिद्रों पर नीचे जो रखे गए हैं उनके अपोजिट जो बचा हुआ था ना छिद्र, उसके नीचे वो रखा हुआ है। तो ये अलग जगहों पर रखा गया। तो इस तरह से ये सेम पर रखा होगा ऊपर और नीचे, तो ये होगा हेक्सागोनल। और अगर जो 6 छिद्रों में से 3 पर ऊपर वाला, तो अगले 3 पर नीचे वाला रखा होगा, तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। तो ये सीसीपी को दिखा रहा है और ये एचसीपी को दिखा रहा है। अब आपको दोनों को मैं यहां पर आप अपने कॉपी में कैसे बनाएंगे इस फिगर को वो आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। और एक बात अगर देखें तो ये जो है बना हुआ, ये बीच वाला, वो जो कण है वो एक प्लेन पर तो 6 कणों से घिरा होगा ऐसे, लेकिन ऊपर से 3 और नीचे से 3, यानी कि टोटल हो जाते हैं 12। तो 12 कणों से घिरा होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर होगी कितना, 12। ये ध्यान रखिएगा। और कणों के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा वो 74% होगा, सीसीपी में भी और एचसीपी में भी, दोनों में। तो सीसीपी और एचसीपी का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए आप सिंपल तरीकों का यूज करें अपनी कॉपी में, वो वाला फिगर बनाएंगे, आप बना नहीं पाएंगे, गलतियां करते रहेंगे। तो ये मान के चलो एक गोले को ये 6 गोले ने घेरा हुआ है, तो मैंने गोलों को थोड़ा दूर दूर कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से मैंने ऐसा कर दिया। अब 1 2 3, ये 3 गोलों के पर ही 3 छिद्रों के ऊपर रखा गया 3 गोले, और इन्हीं 3 छिद्रों के नीचे रखा गया है नीचे 3 वाले। ये और ये इन दोनों की संरचना एक जैसी है, इसलिए इस व्यवस्था को ए कहा गया, इसको भी ए कहा गया। ये इनसे अलग है इसलिए इसको बी कहा गया। अब इस जगह से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए डैश लाइन से इस तरह से दिखा देते हैं कि इस जगह से इसके ऊपर रखा गया है। इसी तरह से इसी पर ये रखा गया है, कह लीजिए। तो ये ऐसे बनाएंगे आप। तो मैंने क्या क्या बोला, इस गोले को 6 इधर से घेरा हुआ है, ऊपर से 3 और नीचे से 3, यानी टोटल 12 से घेरा हुआ है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। और इसके गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान जो होगा वो 74% होगा। ठीक है, तो ये निविड संरचनाएं आपने बनाया। आकांक्षा तिवारी बोल रहे कि निविड संरचना साथ में बनाइए, साथ ही में बना रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये इस टाइप का इसका बनाओगे फिगर। ओके, चलिए नेक्स्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये हो गया। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद आपके पास आएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 1 मिनट,
मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं अगले पॉइंट में। ये क्यूबिक के लिए यहां पर थ्योरी में लिखा है, तो मैं क्यूबिक के लिए थोड़ी बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। क्यूबिक में आप क्या कर सकते हो, देखो तो मैं अलग से समझाता हूं। जब हेक्सागोनल को आपने समझ गए हैं तो क्यूबिक को बड़े आसानी से समझ पाएंगे। वो ये है, क्यूबिक में क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आप जो भी लिखोगे बस थोड़ा सा चेंज करके लिखना, आपको एकदम समझ में आ जाएगी बातें। यहां पर जो स्ट्रक्चर देखोगे उसमें क्या है, एक प्लेन पर 6 गोले ने इनको घेरा हुआ है, इस तरह से। ये लीजिए, इसमें इन 3 पॉइंट्स पे 3 गोले ऊपर आएंगे, 3 छिद्रों पर। लेकिन जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो और छिद्र बच गए हैं, ये वाला और ये वाला, इन 3 जगहों पर ये 3 गोले आएंगे। तो अगर आप देखो तो दोनों तीन, ये अलग दिख रहा है, अलग व्यवस्था है, ये अलग व्यवस्था है और ये अलग व्यवस्था है, इसलिए इसको एबीसी अरेंजमेंट कहेंगे। ये कहां पर है ये भी आप देख लें, ऊपर वाला ये इस जगह पर है, ये इस जगह पर है और ये इस जगह पर है, यहां पे। और दूसरी बात रही इनकी कि भाई ये कहां पे है, ये तीनों, तो ये वाला है इस जगह पर, इस जगह पर और ये वाला इस जगह पर। तो जिन 3 छिद्रों के ऊपर 3 गोले आते हैं, उनके अन्य 3 छिद्रों पर यानी अलग अदर 3 होल्स पर क्या आते हैं, नीचे वाला 3 गोले आते हैं। बस यही अरेंजमेंट है, सारी बातें। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 होगा, सॉरी 12 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 12 होगा, और यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी, संकुलन गुणांक कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो होगा 74%। सेम एक्चुअली ये जब पूरा स्ट्रक्चर जब दिखता है तो ये क्यूब जैसा दिखाई देती है, इसलिए मैंने उस टाइम पे क्यूबिक संरचना बोला था। थोड़ा सा बुक स्टडी करो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस जगह पे। और ये जो स्ट्रक्चर है वो अगर जब आगे जाकर के देखेंगे और जब व्यवस्थित करेंगे तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो ये होता है हेक्सागोनल, ऐसा। तो फिर फाइनल वाली बात होती तब पे आते हैं, पर वो आप स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। और मैंने यहां पर भी बोला ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर न बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये इन बातों को आपको समझना है। हाँ जी, आकांक्षा तिवारी ने कहा है कि सब आता है अच्छे से, वेरी गुड। तो ये आकांक्षा तिवारी तुम्हारा ही क्वेश्चन था कि सर इसको ठीक से समझा दीजिए। तो यही ये क्लोज पैकिंग को समझना सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि आपका माइंड ओपन हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो अब आगे चलते हैं। बेटा कुछ शब्दों का खेल है, कुछ टर्मिनोलॉजी है सॉलिड स्टेट का, कुछ शब्दावली है, जिसमें एक शब्द देखें, कुछ वर्ड्स पे ध्यान देंगे। वो है कि त्रिविम जालक, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? जब पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं तब छोटे छोटे यूनिट सेल बनते हैं। अब यूनिट सेल जस्ट उसके बाद बताऊंगा। छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, उस पार्ट की एक तरह से नियमित व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यूनिट सेल का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसी रेगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं त्रिविम जालक। यहां पर लिखा हुआ है त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था, यूनिट की रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? एक त्रिविम जालक कहेंगे या क्रिस्टल जालक कहेंगे। फिर आता है बंधु जालक या जालक बिंदु, क्रिस्टल पॉइंट। क्रिस्टल पॉइंट
जो भी जिस सॉलिड जिन कणों से बना होता है, चाहे वो एटम से बना होता है तो उसे हम एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, यानी जिसको कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं, जिस स्थान को घेरती है, जिस जगह पे रहती है, उस पॉइंट को उनको हम क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। समन्वय संख्या, किसी कण को कितने ने घेरा हुआ है, कितने कणों ने घेरा हुआ है, उस बेस पर। जैसे इसको घेरा हुआ है इस फिगर में, तो ये हो जाता है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 कणों ने घेरा हुआ है, 1 2, ये लीजिए, तो ये हम कहलाएगा, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां पर यही समन्वय संख्या है, निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या जिनसे वो घिरा होता है। फिर एक शब्द आता है यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। तो ये क्या होता है, त्रिविम जालक यानी कि क्रिस्टल लैटिस का वह सरलतम रूप, ये क्रिस्टल लैटिस है, उसका वह सरलतम भाग जिनके आपस में मिलने से पूरा क्रिस्टल बनता है या लैटिस बनता है, इस पार्ट को, इस छोटे से पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। यहां पर ये यूनिट सेल क्यूब टाइप का बना हुआ है तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कह देंगे। अब सवाल आता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर एक बात होता है भाई कि यूनिट सेल जो होता है, क्यूबिक यूनिट सेल, अभी आपने देखा कि क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये आपको बता दूं कैसे, ये आपको थोड़ा सा एक बार समझ लेना चाहिए। क्यूबिक यूनिट सेल कहने का क्या मतलब हुआ कि गोले इस तरह से अरेंज हैं कि गोले, भाई देखो हमने गोले अरेंज करना शुरू कर दिए कुछ इस तरह से, इस तरह से अरेंज करना शुरू कर दिया। अब ये होगा कि इसके ऊपर भी गोले रखाए जाएंगे, जैसे ये लो, इसके ऊपर मैंने रखा, ये रखना शुरू कर दिया, या आपने फुटबॉल रखना शुरू कर दिया, नीचे लेयर रखे, ऊपर लेयर रखे। अब सबसे नजदीक वाला पार्ट क्या होगा, ऊपर वाले लेयर की ये 4 कण एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, उसके नीचे वाले लेयर का वो 4 कण भी एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। तो आप देख रहे हो एक 4 कण ये हो गया, इनके सेंटर है, उन कणों का सेंटर है, और पीछे के 4 कण का ये सेंटर ये है, ये। और इनको हमने अगर इस तरह से भी मिला दिया तो ये देखो गोले का जो रखा हुआ है, उस गोले का केंद्र बिंदु को मिलाए तो हमें ऐसा कुछ संरचना नजर आई। तो यही एक संरचना कहलाती है यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक टाइप का है, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी बातें। ठीक है बेटा, अब देखो इस तरह का अरेंजमेंट, तो ये कितने प्रकार का होगा ये क्यूबिक यूनिट सेल, वो जरा समझेंगे। ठीक, ये देखो सब में यूनिट सेल बना लो आप। एक यूनिट सेल ये है क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें परमाणु जो होते हैं वो केवल कोनों पर ही होते हैं, तो इसको कहेंगे SCC, सॉरी SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको साधारण घनी इकाई कोशिका कहते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, बस यही रहेगा भाई जब तक कोने पे गोले नहीं आएंगे तब तक वो किसी दूसरे तरह का, मतलब तब तक वो क्या नहीं हो सकता, वो क्यूब तो हो नहीं सकता, तो कोने पर तो रहेंगे गोले। साथ में इसमें 6 दीवाल है बेटा, देखो एक दीवाल ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और पीछे ये हुआ, 4 दीवाल हुआ, और एक हुआ ऊपर और एक हुआ नीचे, तो इस तरह से 6 दीवाल हुआ। इन 6 दीवालों के केंद्रों पर होते हैं, ये देखिए ऊपर वाला, नीचे वाला, ये साइड वाला और ये साइड वाला, ये आगे वाले की दीवार पर और ये पीछे वाले की दीवार पर। इन जगहों पर भी जब गोले हों, कहां पर, कोने के अतिरिक्त फलकों पर भी गोले जब होते हैं,
ये परमाणु होते हैं तब इसे कहा जाता है एफसीसी, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पूरा लिख दूं क्या? यानी इसको कहते हैं फलक केंद्रित घनी यूनिट सेल, घनी इकाई से, इकाई कोशिका, ये होगा। फिर अगला क्या होगा? बीसीसी, मतलब कोनों में रहेगा परमाणु, उसके अतिरिक्त केंद्र पर भी रहेगा। इसको अच्छे से समझाया ना बेटा, पूरा वीडियो देख लेना एकदम अच्छे से। सारे बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनको तो पूरा याद होगा, और केंद्र पर होगा। इसको कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना? सबको याद है ना? जागृति, आकांक्षा, निशा, शिवम, आयुषी, देवराज, रोज आना बेटा, तुम लोगों का नाम याद हो जाएगा सबका, ठीक है? पल्लवी, निखिल, सुनिधि, सबका नाम याद हो जाएगा फिर मुझे, ठीक है? अनिल, साहू, शुभम, सरिता, गौरव, शिवम, तो रोज आओगे ना तो नाम भी याद हो जाएगा, है ना? नाम भी याद कर लेंगे हम लोग। सागर भी है, मोहित है, मोहित कुशवाहा है शायद, है ना? चलो, तीन प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, ये आपके साथ क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो, सब अरेंजमेंट देखो, सिर्फ कोनों पर है इसके, ये कोने हैं, ये कोनों में इस तरह से अरेंज है, लेकिन उसके फलक पर भी है, फलक के केंद्र पर भी है। इसी तरह से देखिए सब कोने पर ये है। तो इसके बाहर वाले हिस्से को हटा दें तो फिर वो एक पार्ट मिल जाएगा, यानी कि यूनिट सेल का पार्ट मिल जाएगा। ये यूनिट सेल का देखो कोनों पर है 1/8वां हिस्सा, और केंद्र पर जो फलक पर है उसका हाफ हिस्सा होगा। तो इस तरह से केंद्र पर होगा। तो कैसे हुआ? इसमें वैल्यू कितनी होती? कोनों पर जो होता है उसका 1/8 हिस्सा ही यूनिट सेल का पार्ट होता है, ये 1/8, इसमें भी ये 1/8। लेकिन फेस पर होता है तो उसका आधा हिस्सा ही होता है, 1/2, और केंद्र पर होगा उसका पूरा का पूरा एक वैल्यू होता है। ये याद रखेंगे। और किनारों पर भी हो सकता है, ये किनारे कहलाते हैं। किनारे पर जब होगा तो इसको कोर बोलते हैं, कोरों पर बोल सकते हैं। कोरों पर 1/4 हिस्सा होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है? सबको याद हो रहा होगा। कोर कहां है? कोर मतलब किनारा, किनारा। हम इन चीजों पे थोड़ी सी बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ा है, तो मैं कहूंगा सारे बच्चे इस तरह से आप इस चैप्टर को लाइन से पढ़ेंगे तो एक तरह से हल्का रिवीजन कराने की कोशिश, आपको पूरा होल यूनिट रिवीजन कराना है आसान। लेकिन जो बच्चे एकदम नए हैं ना, उनको डर सा लगने लग जाएगा अगर मैं वैसे एकदम शॉर्ट में कंप्रेस फॉर्म में अगर पढ़ाता। तो इससे अच्छा है कि जो चीजें अपन पढ़ा सकते हैं उस टाइम के टाइम लिमिट पर, तो उन चीजों को मैंने समझाने की कोशिश किया। जो बच्चा पहली बार भी आया होगा तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, इतना आसान है। तो बात यह है, कौन कौन बच्चा है जो पहली बार आज आए हैं और कल से आ रहे हैं, वो बताओ बेटा। जी, भुवी, निखिल, सचिन, हाँ जी, अद्मिता, हाँ जी, धर्मेंद्र, ओके। जो कल से आए हैं, आज से आए हैं, वो बच्चे। फिलहाल अब बेटा आपको अब समझ में आने लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप पूरा लाइन से देख लीजिएगा जो अपलोड है। हम चैप्टर नया चालू करेंगे, लेकिन कुछ और चीजें बची होंगी, मैं उनको एक बार देख लेता हूं क्या क्या आपको बताना चाहिए, और जो काम की चीज वो पूरा बता दूंगा, फिर ये चैप्टर क्लोज, ठीक है? तो फिर बस नया चैप्टर चालू करने की तैयारी है सबकी, और सब तैयार रहो। हाँ, अनुराग डाउट है, बोलिए क्या डाउट है अनुराग? अनुराग बोलो जल्दी बेटा। हाँ, ट्रिकी इंडियन, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अनुराग बोल नहीं रहे हो?
जब भी डाउट है बोलते हो ना, तो तुरंत उसमें नीचे लिख, साइड में लिख दिया करो क्या डाउट है। यूनिट सेल किसका, क्या लिख, क्यूबिक यूनिट सेल किसका पार्ट है। अच्छा, क्यूबिक यूनिट सेल किसका पार्ट है, क्रिस्टल का पार्ट है। क्रिस्टल का पार्ट है, क्रिस्टल का सबसे छोटा इकाई जो होगा, यूनिट होगा, उसको यूनिट सेल कहेंगे। क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए बेटा, है ना। चलो।